हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जेक बोर्ड क्लास 10th का वर्ग दसम का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 का SST यानी कि सोशल साइंस का क्वेश्चन और आंसर देखने वाले हैं। एग्ज़ाम हो चुका है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया है, और जहाँ पर एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन का आप लोग याद कर लीजिएगा। ये प्री बोर्ड का ही क्वेश्चन है और यहाँ से आप लोगों का फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्री बोर्ड 2023-24 का ओरिजिनल क्वेश्चन है, सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का। पूर्णांक 80 का है, समय 3 घंटे का दिया जाएगा। इसमें 30 आपका MCQ क्वेश्चन आएगा और फिर 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके पहले ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, पहले MCQ देख लेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव देखेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर देखिए, सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का चयन करें, 30 क्वेश्चन है। पहला नंबर का क्वेश्चन है, 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप की राजनीतिक और सामाजिक जगत में भारी क्रांति ला दिया। पहला ऑप्शन है उदारवाद, दूसरा ऑप्शन है साम्यवाद, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रवाद, चौथा ऑप्शन है निरंकुशवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, उदारवाद। उदारवाद, इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला सेकेंड क्वेश्चन की ओर। फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? पहला ऑप्शन है जुलाई 1801, दूसरा ऑप्शन है जुलाई 1804, तीसरा ऑप्शन है जुलाई 1815 और चौथा ऑप्शन है जुलाई 1830। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, जुलाई 1830 ईस्वी में फ्रांस में प्रथम विद्रोह हुआ था। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 3 नंबर, 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया? पहला ऑप्शन है जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया, दूसरा ऑप्शन है कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया, तीसरा ऑप्शन है प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, चौथा ऑप्शन इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें सभी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आंदोलन किया। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, गुजरात। गुजरात राज्य में खेड़ा है, खेड़ा जिला स्थित है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया? साइमन कमीशन भारत क्यों आया? पहला ऑप्शन है नई शिक्षा नीति लागू करने, दूसरा लगान संबंधी नए कानून बनाने, तीसरा ऑप्शन है संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने और चौथा व्यापार संबंधित कानून बनाने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए साइमन कमीशन भारत आया था। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 6 नंबर, रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ? रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ? पहला ऑप्शन है 1918, दूसरा ऑप्शन है 1919, तीसरा ऑप्शन है 1920, चौथा ऑप्शन है 1921। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1919 में रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? पहला ऑप्शन है 1929 ईस्वी से, दूसरा ऑप्शन है 1932 ईस्वी से, तीसरा ऑप्शन है 1933 ईस्वी से, चौथा ऑप्शन है 1936 ईस्वी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 1929 ईस्वी से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन है, रिंडर पेस्ट क्या था?
रिंडरपेस्ट क्या था? पहला ऑप्शन है मछली रोग, दूसरा पुष्प रोग, तीसरा पशु रोग और चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पशु रोग। पशु रोग, रिंडरपेस्ट एक पशु रोग था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 9 नंबर की ओर। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? पहला ऑप्शन है जेम्स वॉट, दूसरा ऑप्शन है आर्कराइट, तीसरा ऑप्शन है फोर्ड और चौथा ऑप्शन है निकलसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जेम्स वॉट ने। जेम्स वॉट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 10 नंबर की ओर। कोस्टिन कौन थे? कोस्टिन कौन थे? तो इसका पहला ऑप्शन देखिए, बुनकरों का एक समुदाय, दूसरा ऑप्शन है बुनकर, तीसरा ऑप्शन है सूती वस्त्र बुनकर और चौथा भूमिहीन मजदूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, बुनकरों का एक समुदाय। बुनकरों का एक समुदाय। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 11 नंबर की ओर। मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा चीन, तीसरा फ्रांस, चौथा यूरोप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा चीन। मुद्रण तकनीक सबसे पहले चीन में विकसित हुई। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 12 नंबर। निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता कौन थे? निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा है? पहला ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, दूसरा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, तीसरा ऑप्शन है बंकिम चंद्र और चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 13 नंबर की ओर। समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, उनके नाम कौन कौन से नाम है समाप्यता के आधार पर? पहला ऑप्शन है जैव एवं अजैव संसाधन, दूसरा ऑप्शन है नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन, तीसरा ऑप्शन है विकसित एवं संचित संसाधन, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन। अब देखिए नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन है, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है? पहला ऑप्शन है भूमंडलीय तापन, दूसरा ऑप्शन है ओजोन परत अपक्षय और फिर तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण प्रदूषण और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 15 नंबर की ओर। वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? पहला ऑप्शन है अवर्गीकृत वन, दूसरा ऑप्शन है आरक्षित वन, तीसरा ऑप्शन है कंटेदार वन और चौथा ऑप्शन है रक्षित वन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, आरक्षित वन। रिजर्व फॉरेस्ट को सबसे अधिक या सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 16 नंबर की ओर। राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को कहा जाता है? राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है टाका, दूसरा गुल, तीसरा कुल, चौथा बॉक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, टाका या टाका। टाका कहते हैं छत में वर्षा होती है, वर्षा का पानी को एक जगह जमा किया जाता है ताकि गर्मी के दिनों में उसका यूज किया जा सके। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 17 नंबर। रबी फसल का उदाहरण नहीं है। रबी फसल का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा गेहूं, तीसरा चना, चौथा सरसों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, रबी फसल का उदाहरण चावल नहीं है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा चावल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 18 नंबर की ओर। किस फसल को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है? किस फसल को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कहवा, दूसरा ऑप्शन है कपास, तीसरा ऑप्शन है जूट, चौथा ऑप्शन है रबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जूट। जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 19 नंबर की ओर।
19 नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? पहला ऑप्शन है बॉक्साइट, दूसरा ऑप्शन है अभ्रक, तीसरा ऑप्शन है लौह अयस्क, चौथा ऑप्शन है तांबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बी नंबर, अभ्रक। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके का भी क्वेश्चन बनता है, झारखंड जीके में भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 20 नंबर, सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है? पहला ऑप्शन है मैग्नेटाइट, दूसरा ऑप्शन है हेमेटाइट, तीसरा ऑप्शन है एंथ्रासाइट और चौथा ऑप्शन है ब्रोमाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। फिर दूसरे नंबर पे है हेमेटाइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 21 नंबर, औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है? पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा लौह अयस्क, तीसरा पेट्रोलियम, चौथा बॉक्साइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, लौह अयस्क। लौह अयस्क को औद्योगिक विकास की रीढ़ की हड्डी के रूप में इस खनिज को माना जाता है, लौह अयस्क को। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 22 नंबर, निम्न में किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? पहला ऑप्शन है यूरेनियम और थोरियम, दूसरा ऑप्शन है थोरियम और जिप्सम, तीसरा ऑप्शन है यूरेनियम और एल्यूमिनियम, चौथा ऑप्शन है यूरेनियम और मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यूरेनियम और थोरियम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 23 नंबर की ओर, वायु प्रदूषण निम्नलिखित में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है? पहला ऑप्शन है मानव स्वास्थ्य पर, दूसरा पशुओं पर, तीसरा पौधों पर, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण मानव पर भी असर डालेगा, पशु पर भी, पौधों पर भी। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 24 नंबर की ओर, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः किस पर आधारित होता है? पहला मृत्यु पर, दूसरा विवाह पर, तीसरा जन्म पर, चौथा शिक्षा पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जन्म पर। जन्म से ही जो विभाजन होता है हो जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या जो भी कास्टिज्म है, या फिर विदेश में गोरा और काले लोगों पर होता है, सब जन्म से ही हो जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 25 नंबर की ओर। 25 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है केरल, चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, केरल। केरल में सबसे कम बच्चों का मृत्यु होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 26 नंबर, पोखरण जहां भारत ने 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए, वह भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, राजस्थान। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा राजस्थान, जहाँ पर परमाणु परीक्षण किया गया था, और इस पर मूवी भी बना है जिसका नाम है परमाणु। जॉन अब्राहम लीड रोल में है, आप देख सकते हैं, मज़ेदार मूवी है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 27 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है ऋण प्रदान करना, दूसरा विश्व बैंक से लेन देन करना, तीसरा शाख नियंत्रण और चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, विश्व बैंक से लेन देन करना। ये मुख्य कार्य है भारतीय रिजर्व बैंक का। वैसे बहुत सारा काम है लेकिन मुख्य काम यही है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 28 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा देश विकास के संदर्भ में सर्वोत्तम है? तो विकास के संदर्भ में सबसे सर्वोत्तम देश कौन सा है? पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा नेपाल, चौथा श्रीलंका। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 28 नंबर का क्या सही आंसर होगा। जो भी ऑप्शन दिया हुआ है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इसमें सबसे अधिक डेवलपमेंट किस कंट्री में हुआ है?
नीचे आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और जिनको देखना है आंसर नीचे कमेंट आप लोग पढ़ लीजिएगा, पता चल जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 29 नंबर की ओर। अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है? पहला ऑप्शन है शासन व्यवस्था, दूसरा वर्ण व्यवस्था, तीसरा राजनीतिक व्यवस्था, चौथा दलीय व्यवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, वर्ण व्यवस्था। कास्ट सिस्टम में इस तरीके से भेदभाव का अवधारणा बना हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूहों या दबाव समूहों की मुख्य उपयोगिताएं निम्न में से क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूहों या दबाव समूहों की मुख्य उपयोगिता क्या क्या है बताना है। पहला ऑप्शन देखिए, सरकार को सजग बनाए रखना, दूसरा आंदोलन को सफल बनाना, ये भी सही है, ये भी सही है, राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालना, ये भी सही है, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और प्री बोर्ड के लिए तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। और फिर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आगे भी मैं आप लोगों को इसी प्रकार से मदद करूंगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न किन्हीं 7 प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पर 8 में से कोई भी 7 प्रश्न का उत्तर देना है, सभी 2-2 नंबर का है। यहाँ पर लिखा हुआ है किन्हीं 7 प्रश्नों के उत्तर दें, और यहाँ पर 2 गुना 6 किया हुआ है, पता नहीं क्या सीन है। तो चलिए, खैर जो भी है, यहाँ पर सभी क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, ठीक है, 8 का 8 पूरा सोल्व करेंगे। आई होप यहाँ पर 6 की जगह में 7 होना चाहिए था, मिस प्रिंटिंग हुआ होगा, जो भी है। देखिए 31 नंबर, होशे किसे कहते हैं? बहुत ही न्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, होशे किसे कहते हैं, ठीक है, ये आपको बहुत कम ही देखने को मिलता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, हो सकता है इस बार आ जाए कि होशे किसे कहते हैं। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, दक्षिण अमेरिका के एक देश त्रिनिदाद में मनाए जाने वाले मुहर्रम के उत्सव को होशे इमाम हुसैन के नाम पर इस पर्व को मनाया जाता है, कहा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, सेम टू सेम 2 लाइन का ही है। मुहर्रम को ही दक्षिण अफ्रीका में होशे कहा जाता है, सिंपल सा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना वियतनाम के राष्ट्रवादी नेता हो ची मिन्ह ने 1930 ईस्वी में की। इसका नाम इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 33 नंबर की ओर। 33 नंबर का क्वेश्चन है, परंपरागत ऊर्जा के 2 स्रोतों का नाम लिखे। परंपरागत ऊर्जा के 2 स्रोत का नाम लिखना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आपको जस्ट इतना सा लिख देना है, कोयला और पेट्रोलियम। 2 परंपरागत ऊर्जा स्रोत का नाम लिखना है, पहला है कोयला, दूसरा पेट्रोलियम, दोनों का आप लोग याद कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 34 नंबर, अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? इसके 2 उदाहरण दे। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं और इसका उदाहरण देना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पादित नहीं किया जा सकता। यदि जीवन में एक बार ये समाप्त कर दिए जाते हैं, यहाँ पर कर होना चाहिए, कर दिए जाते हैं, तो ये पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा के लिए चले जाते हैं या फिर
इनके निर्माण में बहुत अधिक समय लगता है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कोयला और पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम दो उदाहरण भी देना है, दोनों का आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, सूचना का अधिकार से आप क्या समझते हैं? सूचना का अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार की कार्यशैली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, भ्रष्टाचार को रोकना तथा हमारे लोकतंत्र को सही मायने में लोगों के लिए कार्य करने वाला बनाना है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए नेक्स्ट 36 नंबर, वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हो? वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, वह प्रणाली जिसमें मुद्रा का उपयोग किए बिना लोग अपनी आवश्यकता की वस्तुओं की पूर्ति वस्तुओं के विनिमय के माध्यम से करते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जानी जाती है। यह प्रणाली उस समय प्रचलित थी जब मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ नहीं हुआ था। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिए, जैसे चावल के बदले गेहूं लेना या गेहूं के बदले कुछ सब्जी लेना, इसको बस सामान का बदला बदली होता है, उसको बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर, उदारीकरण से आपका क्या तात्पर्य है? उदारीकरण से आपका क्या तात्पर्य है? तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, उदारीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जहां आर्थिक गतिविधियों पर सरकारी नियंत्रण को कम कर दिया जाता है तथा बाजार की शक्तियों को इसका निर्धारण करने के लिए छोड़ दिया जाता है। सामान्य अर्थों में यह एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सरकारी नियमों तथा कानूनों को पूंजी, श्रम तथा व्यापार में शिथिल कर देना, सरकारी उपक्रमों का निजीकरण यानी कि सार्वजनिक कंपनियों के निजी कंपनियों के हाथों बेच देना, आयात शुल्क में कमी करना ताकि विदेशी वस्तुएं सुगमता पूर्वक आयात की जा सके शामिल होती है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर दोनों के लिए आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उदारीकरण। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर देखिए 38 नंबर। 38 नंबर का क्वेश्चन है, क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं? क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं? तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, क्षेत्रीय दल वे होते हैं जिनका प्रभाव पूरे देश में ना होकर कुछ निश्चित क्षेत्रों में होता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्षेत्रीय दल एक विशेष क्षेत्र में ही अपना काम करता है, विशेष क्षेत्र में ही चुनाव होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है इन सभी का आंसर आपको यहाँ पर देना है। ये जो पेज आपको दिख रहा है इसी में क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 लाइन बाय लाइन सबको यहाँ पर बनाना है। उसके बाद और एक पेज आपको मिलेगा, ये वाला पेज भी मिलेगा, इस सभी पेज आपको भरना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 39 नंबर की ओर। 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पर 6 प्रश्नों का उत्तर देना है, 3 नंबरी है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं एक एक करके। 39 नंबर का क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था, व्याख्या करें। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था क्योंकि देखिए पहला पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी परंपरागत बिचौलियों और व्यापारियों को समाप्त करना चाहती थी। दूसरा देखिए, कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई।
इसके लिए उन्हें पेशगी रकम दी जाती थी। एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्जा दे दिया जाता था। जो कर्जा लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमास्ता को ही देना पड़ता था, उससे वे किसी और व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। तो इनडायरेक्टली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी बुनकरों पर निगरानी के लिए गुमास्तों को नियुक्त की थी, क्योंकि जो भी कपड़ा तैयार हो वो पूरा का पूरा कंपनी को ही आए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ताकि कंपनी को ज़्यादा मुनाफा हो। अब बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन है, खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दे। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, तकनीक या विभिन्न प्रकार के आविष्कारों जैसे रेलवे, भाप के जहाज़ों, टेलीग्राफ और रेफ्रिजरेटर युक्त जहाज़ों का खाद्य पदार्थों की उपलब्धता पर गहरा प्रभाव पड़ा। उदाहरण देखिए, पहला क नंबर, यातायात के विभिन्न संसाधनों जैसे तेज चलने वाली रेलगाड़ियों, हल्की बग्घियों, बड़े आकार के जल पोतों द्वारा अब खाद्य पदार्थों को दूर दूर के बाज़ारों में कम लागत पर और आसानी से पहुंचाना आसान हो गया। फिर देखिए ख दूसरा एग्जाम्पल, रेफ्रिजरेटर की तकनीक युक्त जहाज़ों के कारण अब जल्दी खराब होने वाली चीज़ें, मांस, फल आदि को भी लंबी यात्राओं में लाया जा सकता था। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम्पल वो भी याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, गन्ना की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। गन्ना की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो देखिए इसका उत्तर क्या क्या है। तापमान, पहला तापमान, गन्ने की कृषि के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता है। इसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापक्रम या तापमान की ज़रूरत है। बहुत अधिक तापमान इसके वर्धन के लिए नुकसानदायक होता है और कम तापमान इसके विकास को रोकता है। यह फसल पाले को सहन नहीं कर पाती। पकने पर इसे कम तापमान की आवश्यकता होती है। फिर देखिए दूसरा, वर्षा, 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका वर्धन सबसे बेहतर होता है। बहुत अधिक वर्षा होने पर इसकी मिठास की मात्रा कम हो जाती है। फिर देखिए मृदा, इस पौधे की हल्की दोमट तथा लाल दोमट जैसी विभिन्न मृदाओं में उगाया जा सकता है, परंतु सबसे बेहतर मृदा गंगा नदी के मैदानों की जलोढ़ मृदा तथा दक्षिण भारत की काली मृदा गन्ना मृदा की उर्वरता को समाप्त कर देता है। इसलिए अधिक उपज के लिए खाद का उपयोग आवश्यक होता है। तो इन सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा। अब लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर, विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण करें। विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण करना है। इसका उत्तर देखिए, विकास में ऋण की भूमिका का नंबर, जिन लोगों के पास अपना काम चलाने के लिए धन नहीं होता वे ऋण लेकर अपना काम चला लेते हैं। ख नंबर देखिए, देश के विकास में ऋण की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। फिर देखिए ग नंबर, ऋण ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की और शहरी क्षेत्रों में व्यापारियों और उद्योगपतियों की विशेष सहायता करता है। फिर देखिए घ नंबर, ऋण साधारण लोगों के लिए भी काफ़ी लाभकारी सिद्ध होता है। इसकी सहायता से लोग अपने घर का निर्माण कर सकते हैं और
आने जाने के लिए कार्य आदि भी खरीद सकते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ऋण देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए 43 नंबर। 43 नंबर का क्वेश्चन है, वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका है। वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका बताना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो देखिए, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका निम्न है। क नंबर, बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रायः विश्व में ऐसे स्थानों की तलाश में रहती है जहां उनके उत्पादन की लागत कम हो ताकि अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। ख नंबर, विभिन्न देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेश व्यापार में भी वृद्धि हुई है। ग नंबर, विदेश व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित एवं संचालित होता है। फिर देखिए घ नंबर, इस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों के बीच संबंध को तेजी से बढ़ा रही है। साथ ही विभिन्न देशों के बाजार और उत्पादन का भी तेजी से एकीकरण हो रहा है। अतः कहा जा सकता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में गौण भूमिका निभा रही है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर। 44 नंबर का क्वेश्चन है, 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, इसका क्या मतलब है, व्याख्या करें। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, संसार के विभिन्न, यहाँ पर होगा महाद्वीपों के लोगों के संबंधों में वृद्धि हुई। इसके पहले 12 विभिन्न महाद्वीपों के लोगों के बीच अंतर संबंधीय व्यापार का अभाव था, लेकिन 16वीं सदी में संसार के महाद्वीपों के बीच व्यापार, व्यवसाय, सांस्कृतिक विचारों का आदान प्रदान और लोगों का आवागमन बढ़ा, जो एशिया से यूरोप और अफ्रीका तक बढ़ा। इससे लोग एक दूसरे के नज़दीक आए और लगा कि दुनिया सिकुड़ने लगी है। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट 45 नंबर। 45 नंबर का क्वेश्चन है, जल संसाधन से आप क्या समझते हैं, इससे होने वाले लाभ लिखें। जल संसाधन से आप क्या समझते हैं और इससे क्या लाभ होता है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेस, देखिए पानी के स्रोत हैं जो मानव के लिए संभावित रूप से उपयोगी हैं। जल संसाधन कृषि, उद्योग, घरेलू उपयोग, मनोरंजन और पर्यावरण संरक्षण सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए पानी का उपयोग कर सकते हैं। इनमें से लगभग सभी उपयोगों के लिए ताज़े पानी की ज़रूरत होती है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट 46 नंबर। 46 नंबर का क्वेश्चन है, आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता, वर्णन करें। आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दल के बिना नहीं चल सकता है, क्यों। तो इसका चलिए हम लोग उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, राजनीतिक दलों की निम्नलिखित आवश्यकताएं हैं। पहला, नीतियों को बनाना। बिना राजनीतिक दलों के लोकतंत्र के बारे में कल्पना करना ही असंभव है, क्योंकि अगर दल ना हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे। तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होगा। दूसरा, सरकार की संदिग्ध उपयोगिता। सरकार बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता सिद्ध होगी। निर्वाचन प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र में किए गए कामों के लिए जवाबदेह होगा, लेकिन देश कैसे चले कोई उत्तरदायी नहीं होगा। फिर देखिए तीसरा नंबर, प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र। राजनीतिक दलों का उदय
प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा है। बड़े समाजों के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की जरूरत होती है। फिर देखिए चौथा, जनमत बनाने के लिए जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दे पर अलग अलग विचार समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की ज़रूरत होती है। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इन सभी का आंसर आपको नीचे यहाँ पर जो आपको पेज दिख रहा है खाली स्थान, यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको पेज देखने को मिलेगा, 2 से 2.5 पेज या 1.5 पेज तक देखने को मिलेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला यहाँ पर देखिए कि नहीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, लेकिन हम लोग यहाँ सभी क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस है। जो इजी लगेगा आपको वो याद कर लीजिएगा। देखिए 21 नंबर, 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे? तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। इसके निम्नलिखित कारण थे। पहला देखिए, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए कम वेतन पर मजदूर मिल जाते थे, अतः उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को ही रखते थे। दूसरा कारण है, जिन उद्योगों में मौसम के साथ उत्पादन घटता बढ़ता रहता था वहाँ उद्योगपति मशीनों की बजाय मजदूरों को ही काम पर रखना पसंद करते थे। ये फुल स्टॉप यहाँ पर नहीं होगा। फिर देखिए तीसरा कारण, बहुत सारे उत्पाद केवल हाथ से ही तैयार किए जा सकते थे, मशीनों से एक जैसा उत्पाद ही बड़ी संख्या में बनाए जा सकते थे। यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगेगा। लेकिन बाजार में अक्सर बारीक डिजाइन और खास आकारों वाली चीज़ों की काफ़ी मांग रहती थी। उन्हें बनाने के लिए यांत्रिक औद्योगिकी की नहीं बल्कि इंसानी निपुणता की जरूरत थी, इसीलिए कुछ उद्योगपति मजदूरों को ही अपना फैक्ट्री पर, अपना उद्योग पर काम करने के लिए रखते थे। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए नेक्स्ट 22 नंबर, राजनीतिक दल अपना काम काज बेहतर ढंग से करे, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के लिए कुछ सुझाव दें। देखिए राजनीतिक दल अपना काम काज ठीक ठाक से करे, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के कुछ सुझाव देना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है। देखिए राजनीतिक दल को अपना कामकाज बेहतर ढंग से करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाने चाहिए। पहला नंबर, दलों के खर्च का प्रबंध राज्य करे, जिससे वे दल कंपनी और व्यक्तियों के प्रभाव में न आए। इसके साथ ही प्रत्येक उम्मीदवार की संपत्ति का ब्यौरा उससे मांगा जाए। फिर देखिए दूसरा, धन या पद के लोभ में विभिन्न प्रतिनिधि दल बदल लेते हैं, अतः इस तरह की प्रतिक्रिया पर रोक लगाई जानी चाहिए। फिर देखिए तीसरा, दलों को सभी स्तर पर महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करनी चाहिए। फिर देखिए चौथा, पार्टियों को कानून व नीतियाँ निर्धारित करनी चाहिए। फिर पांचवा, ऊंचे पदों के लिए निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। फिर छठा, चुनाव आयोग के एक आदेश के मुताबिक सभी दलों के लिए संगठित चुनाव कराना आवश्यक है। फिर देखिए सातवां, जनता के हित में कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति को पार्टी में शामिल करना चाहिए। आम नागरिक जब स्वयं राजनीतिक में भाग लेगा तभी सुधार संभव है। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, सभी पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुंचाती है?
तो चलिए इसे हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, सरकार द्वारा व्यापार पर से अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को ही उदारीकरण कहा जाता है। सरकार व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेश व्यापार में वृद्धि या कटौती करने के लिए कर सकती है। सरकार द्वारा उदारीकरण से वस्तुओं का आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकेगा तथा विदेशी कंपनियां भी अपने कार्यालय और कारखाने खोल सकेगी। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिल जाती है कि वे क्या आयात या निर्यात करना चाहते हैं। विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियां उदार बनानी होगी, तभी वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलेगा। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगला नंबर की ओर। अगला देखिए नेक्स्ट 24 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों? भारत में सौर ऊर्जा का जो भविष्य है वो उज्जवल है, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य निम्न कारणों से उज्जवल है। पहला नंबर, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण सालों भर बहुतायत में सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करता है। दूसरा कारण है, सौर ऊर्जा संयंत्रों को ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में स्थापित किया जा सकता है। तीसरा, सौर ऊर्जा के प्रयोगों से ग्रामीण घरों में उपलों तथा लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम करने में सहायता मिलती है, जो पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा और कृषि में भी खाद्य की आपूर्ति होगी। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में आणविक और तापीय ऊर्जा केंद्रों के नाम का मिलान करें। जिसे यहाँ पर देखिए नवेली, कोरबा, चंद्रपुर और रावत भाटा, उसके बाद नरोरा। तो सबको भारत का नक्शा में हम लोगों को मिलान करना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। आप लोगों का इस तरीके से दिया हुआ रहेगा, ये तो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन के लिए है, क्वेश्चन आंसर के लिए नीचे यहाँ पर इस तरीके से लास्ट में पेज का लास्ट में आखिरी पेज में दिया हुआ रहेगा। बताना है पहला नंबर क्या है, दूसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर क्या है, चौथा क्या है और पांचवा क्या है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। देखिए नवेली, कोरबा, चंद्रपुरा, रावत भाटा और नरोरा भारत में कहाँ कहाँ पर, ये क्वेश्चन है आपका। और यहाँ पर आंसर देखिए, पहला है जो यहाँ पर पहला आपको दिख रहा है, ये है नरोरा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, नरोरा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से आप लोगों का एग्जाम में आएगा, कन्फर्म आएगा, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। दूसरा देखिए, दूसरा यहाँ पर है ये वाला, तो इसका नाम है रावत भाटा। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा यहाँ पर है चंद्रपुरा, तीसरा ये वाला है चंद्रपुरा। फिर देखिए नेक्स्ट चौथा यहाँ पर कोरबा, चौथा कहाँ पर है, यहाँ पर है ये वाला कोरबा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला पांचवा यहाँ पर है नवेली, ये आपका नवेली है। तो इसी तरीके से आप लोगों को लिख लेना है नीचे। तो यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा पूरा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्री बोर्ड 2022-23 का पूरा कंप्लीट हो गया। सभी क्वेश्चन का आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और अगर आपका प्री बोर्ड एग्जाम हो चुका है तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है, किस तरीके से आपका एग्ज़ाम गया है। और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ चुका है, आप लोगों के लिए मैं अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करने वाला हूँ। सभी को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो जाएगा आपका। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।